वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ में और कई प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि जिसमें हम जैव विविधता हॉटस्पॉट्स, जैव विविधता के ह्रास के कारण और संरक्षण और आईयूसीएन के बारे में काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे पहले हमें समझना है कि क्या होता है कि पर्यावरण में प्रजातियां हर समुदाय में संगठित रहती हैं और ये जो समुदाय है मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं और इसी बेसिस पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता को यानी कि बायोडाइवर्सिटी को अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणियों में बांटा जाता है और ये विभाजन किसने किया था? विटकर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके कई बार बनते हैं कि किसके द्वारा ये विभाजन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर और चीज़ें भी कई सारी हैं, जैसे कि हम प्रश्नों के थ्रू समझेंगे। जैसे आईयूसीएन की बात कर रहा है, जैव विविधता के ह्रास की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या कहेंगे, हम उन प्रश्नों को देखने से पहले नीचे आते हैं। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि ठीक है, अगर जैव विविधता को परिभाषित करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, बताइए। वही जैसे बताया कि किसी भी पर्यावरण में अलग अलग प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है और पर्यावरण में अलग अलग प्रजातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं और इसी बेसिस पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूएन संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूएनसीसीडी का 12 दिवसीय 14वां कॉप यानी कि कॉप 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 2 से 3 सितंबर 2019 में हुआ था और इस सम्मेलन के सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? CJ बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, DR वेटिश। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले शब्द जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में पहली बार रेमंड एंड दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले प्रयोग WG रोसेन ने किया था। इसलिए यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी होगा। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? VP सिंह, कार्ल मेबियस, सर AG टेंसले, वॉल्टर जी रोसेन। तो हमने देखा था वॉल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले की थी। अभी स्टार्टिंग में हमने समझा था ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65-161 के मध्य 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-12 को घोषित किया है। क्या घोषित किया? अभी हमने देखा यहाँ पर जैव विविधता का दशक घोषित किया है। ठीक है, भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पुडुचेरी में। तो ठीक है, ये जो है भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इससे हमें इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। ठीक है, ये जो सेंटर है इसका उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे? कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो जैव विविधता की सुरक्षा करना है। ये सार्वजनिक और निजी यानी कि PPP, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है, जो कि जामनगर के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी था। ठीक है, सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वन में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अब जैव विविधता की प्रवणता की बात करते हैं। तो जैव विविधता क्या है? हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता जैसे अनेक कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जैव विविधता कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर जैव विविधता की बात की जाए, इन जनरल समझिए इसको,
सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है ना। और यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, पूछ रहे सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो हमने अभी देखा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो ऑप्शन बी यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए किस प्रकार से एक ही तरह के प्रश्नों को घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्यों है, क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ये तो हमने समझा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में विस्तृत होते हैं। और ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि जो कोरल रीफ है ना, यानी कि प्रवाल भित्ति है, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 1 लाख से भी अधिक प्रजाति है, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही आज तक अध्ययन किया जा चुका है। और प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, भूमध्य रेखा की तरफ घटता है, पृथ्वी पर एक समान रहती, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैव विविधता क्या है कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भूमध्य रेखा के निकट है और निम्न जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र में गर्म जलवायु और अधिक वर्षा और पादप और प्राणियों के विकास वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल दशाएं दिखाई जाती हैं, और इसके विपरीत ध्रुवों पर इस प्रकार के क्षेत्र की दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, जैव विविधता घटती जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो केरल स्थित जो शांति घाटी है ना, इससे आपको क्या पता चला, केरल में शांत यानी कि साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। शांत घाटी अवस्थित है केरल के पलक्कड़ जिले में, अभी हमने देखा वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। साइलेंट वैली परियोजना लिखित वैसे किस राज्य से संबंधित, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो केरल से। फूलों की घाटी अवस्थित है केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। हिमाचल पर्वत प्रदेश विविधता की दृष्टि से ज़्यादा समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यहाँ विविध जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता ज़्यादा होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर व्रतांशों की तुलना में निम्नतर व्रतांशों में जैव विविधता की समानता अधिक होती है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखिए, उच्चतर अक्षांशों के कंपैरिजन में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है, और पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। इसलिए पहला और दूसरा कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर
जैविकता हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर प्रजातियों की प्रचुरता और स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। ठीक है, और हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, पूर्वी हिमालय मतलब हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है, जैविकता हॉटस्पॉट स्थलों की सूची में शामिल है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी इस सूची में शामिल है, यानी कि इसमें पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहे हैं सही है। ठीक है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, ताप स्थल है पश्चिम हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय शांत घाटी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप है। और कौन कौन से कथन सही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, वो कौन कौन से, पूर्वी हिमालय यानी कि हिमालय हॉटस्पॉट का भाग, पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग, अधिकांश पूर्वोत्तर भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडो बर्मा इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देखिए तो और निकोबार द्वीप समूह में सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। समझ गए ना। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत 18 विशाल विविध, ठीक है, देश के कुल स्तनधारियों की 7.6%, पक्षियों की 12.6%, सरीसृप की 6.2%, उभयचरों की 4.4% आबादी है। और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो अभी मैंने बताया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था, कब, 1988 में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, गंगा के मैदान में, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, पश्चिमी घाट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को, चेरापूंजी, ठीक है, पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो अभी हमने समझा पश्चिमी घाट को। ठीक है, भारत में जैव विविधता प्रखर हॉटस्पॉट स्थल है, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी भारत। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, दूसरा और तीसरा, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में जो है सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है, गंगा का मैदान, गुजरात, पूर्वी हिमालय, मध्य भारत। तो आपका पूर्वी हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी तरह से प्रश्न आएगा। तो ये आपका है पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, याद रखना है, रट लेना है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत, विंध्यन, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर है विंध्यन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। और ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि पहला और तीसरा यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, अब ये बार बार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। तो ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ये है आपका पश्चिमी घाट। जब देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों दिए तो पश्चिमी घाट को ही आपको टिक लगाना है। ठीक है,
भारत के पूर्वी हिमालय था वो, माफ़ी चाहती हूँ। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी एक्चुअली दोनों हो गए आपके। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बी और सी में से कोई एक होगा तो आपको वो लगाना होगा। क्लियर है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, एक को कथन ए, अभी कथन ए, दूसरे को आर कहा गया। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। आर कहता है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। देखिए पादप प्लवक जो है ना, तो वो सूक्ष्म जीव है जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं और पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि ये जल का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर जो पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? जाति बहुतायत, ठीक है, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पति महत्व, आशंका बोध, वनस्पति और प्राणी जगत का उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों प्रति अनुकूल। ठीक है, संदर्भ में सही कौन से हैं? तो यहाँ पर जैव विविधता के प्रखर स्थलों को जाति बहुतायता और स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक पर्यावास का जो है विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता को खतरा किन किन चीज़ों से? प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास और विखंडन, वैश्विक तापमान और प्रदूषण, स्थानीय प्रजातियों का विलोपन, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण। ठीक है, तो ये सब कारण है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और आवासीय विनाश। तो ये है आवासीय विनाश जो है वैदिक जैव विविधता का ह्रास होने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेश जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। सही उत्तर चुना है हमें इसमें से। ठीक है, देखिए भौगोलिक क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी है वो वैश्विक तापमान, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण के विखंडन, विदेश जाति के संक्रमण को संकट परिस्थिति में पहुंचा सकता है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया आपको? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।